नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विभागों की प्रेजेंटेशन लेने वाले हैं। 20 तारीख यानी कि कल ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 21 अप्रैल को नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होगा। 22 को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। तो बारी बारी से अलग अलग सेक्टर्स का प्रेजेंटेशन ले रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 22 को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन होगा। ये तारीख भी सामने आ गई है कि कौन से विभाग प्रेजेंटेशन कौन से तारीख को देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 22 तारीख को शिक्षा विभाग से जुड़े विभाग की जानकारी लेंगे। 20 तारीख यानी कि कल ग्राम विकास सेक्टर की बारी है। ग्राम विकास सेक्टर में प्रेजेंटेशन होना है। 21 अप्रैल को नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन होना है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। 22 को शिक्षा माध्यमिक उच्च शिक्षा का प्रेजेंटेशन योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। इससे पहले वो ग्रामीण विकास विभाग का भी प्रेजेंटेशन ले चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विभागों की बारी बारी से प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। इधर भारतीय पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। सुरेश रैना ने मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, जो तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं रैना ने ट्वीट कर कहा कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट हुई। खेलों एवं युवाओं के संबंध में तथा प्रदेश की विकास योजनाओं के विषय में उनके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रभु से आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। प्रदेश को आपका अभूतपूर्व मार्गदर्शन इसी प्रकार मिलता रहे। ये रैना ने ट्विटर पर फोटो के साथ लिखकर शेयर किया है। योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात करते नजर आए आज क्रिकेटर सुरेश रैना। पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा से निष्कासित पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम अब ब्राह्मण समाज की लड़ाई लड़ेंगे। हम मायावती जी का आभार प्रकट करते हैं कि हमें उन्होंने पद से मुक्त करवा दिया ताकि हम सर्व समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में मायावती ने बसपा के बड़े चेहरे माने जाने वाले नकुल दुबे के निष्कासित कर दिया। इस वक्त हमारे साथ नकुल दुबे खुद मौजूद हैं, उनसे एक खास बातचीत करेंगे। नकुल जी, ब्राह्मण के एक बड़े चेहरे माने जाते थे और मायावती के अब करीबी माने जाते थे। आखिर क्या वजह रही कि आपको पार्टी से बिना कुछ बताए ही निष्कासित कर दिया गया? अब ये तो आपको आदरणीय बहन जी से ही सवाल पूछना पड़ेगा कि किस वजह से उन्होंने क्या कारण था, कौन सी हमने ऐसी पार्टी विरोधी गतिविधि किया था या कौन सी हमने अनुशासनहीनता की थी। तो इसके लिए आपको माननीय बहन जी से ही संपर्क करना पड़ेगा। मेरे संज्ञान में फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है और न मैंने ऐसा कोई कार्य किया है और अनुशासनहीनता का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको जो पार्टी से निष्कासित किया जाए, तो मीडिया में एक बयान आपका आया कि हमारे साथ अन्याय नहीं बल्कि न्याय हुआ है, लेकिन आपको कैसे लगता है कि ये न्याय हुआ है? जी, ये न्याय इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो वातावरण चल रहा है, इस वातावरण में हम सब लोगों को अब एक कहते थे एक नई दिशा में एक नई रेखा खींच करके हम लोग काम करना चाहिए, ताकि इस प्रदेश में सर्व समाज के साथ साथ मैं ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए खासतौर से कहना चाहता हूं कि आज उनके साथ जो एक अजीबोगरीब वातावरण बनाने का प्रयास चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे अगर निजात पाना है तो सबको एकत्रित होकर कार्य करना है और इसी दिशा में मैंने कदम बढ़ाया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्राह्मणों के लिए आपको रेखा एक अलग खींचनी है? क्या ब्राह्मण असुरक्षित हैं, ऐसा आपके बयानों से लग रहा है? जी, मैं सन 2017 से लेकर के 2022 तक के बीच में जो मैंने वातावरण मैंने पाया, सभी ने पाया है, मैं नहीं पाया, संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने पाया है कि उस वातावरण में हम लोगों ने कहीं न कहीं अपने अंदर एक असुरक्षा की भावना देखी है और हम लोग असुरक्षित रहे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश में देखें कहीं भी, अभी आपको कल परसों घटना मालूम होगी कि अभी दोबारा नंबर 2 सरकार बनी है 2022 में और कौशाम्बी में नवाबगंज प्रयागराज में 5 ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है। उसी गांव में भी 3 दिन आप पहले। एक बड़े नेता है, लेकिन इस तरह के आप बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आपने वो उस घटनाक्रम को पढ़ा नहीं जिसमें आरोप है कि जो घर का मालिक था उसने खुद आत्महत्या किया था क्योंकि उसको लगातार कहीं ना कहीं गृह कलेश से वो जूझ रहा था? जी, बस बहुत अच्छी बात आपने किया कि गृह कलेश, वो आदमी क्यों आत्महत्या कर रहा है। अगर शासन सत्ता से उसकी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, वो अपने अपने समाज के लोगों का, हम लोगों का, सब लोगों का जो ह्रास देखता है तो उसके मन में ये बात आने लगती है कि यार ये कहीं न कहीं कुछ हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। खुशी दुबे उस बच्चे क्या अपराध है, लेकिन वो जेल हम तो उन 8 ब्राह्मण जो मारे गए थे उनकी भी महिलाओं का चर्चा करेंगे, जो अनाथ हो गए हैं बच्चे। हमें लगता है उनकी भी चर्चा आपको करना चाहिए। नहीं, आप वहाँ चले जाइए ना, आप वहाँ कश्मीर फाइल चले जाइए, आप वहाँ उनकी बात ना करिए, आप कश्मीर फाइल चर्चा कर ज़्यादा अच्छा लगेगा कि 1990 में आज से
20 और 10-30 साल पहले जो पंडित वहां रह गए हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन 2017 से लेकर के 2021 में जो पंडित जी मारे गए उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने हो सकता है भेजा हो मेरे पास बात करने के अरे लिए। नकुल जी, आपके पास पूरा स्वतंत्रता है, आप ये स्वतंत्र बोला भारत है, में रहते भाई, हैं, आपने- आप रणनीति देखिए- अपनाइए, देखिए, कौन रोका अगर अब आपको? खुशी दुबे की बात होती है तो सब संतोष शुक्ला की बात करने लगते हैं। संतोष शुक्ला की बात निश्चित होना चाहिए। वो भी तो बच्ची तो बराबर होते हैं ना, बेटी तो बराबर होती है ना, चाहे वो भी चाहे दीपक संतोष मिश्रा की शुक्ला- बेटी हो या फिर संतोष शुक्ला खुशी दुबे हो। हाँ, संतोष शुक्ला पुरुष हैं। संतोष शुक्ला पुरुष हैं। जो 4 महिलाएं इस टाइम कानपुर जेल में बंद हैं, उन 4 महिलाओं को क्या दोष है? देखिए, हम ठीक है संतोष शुक्ला जी क्या आप की अभियान चलाएंगे उनके लिए? बिल्कुल चलाएंगे अभियान चला रहे हैं। पूरा 23 जुलाई 2021 से चलाया है और आगे भी चलाएंगे। जिस भी के साथ अन्याय होगा हमारे समाज या सब समाज में जिसका साथ अन्याय होगा, हम लोग पुरजोर तरीके से उसके साथ खड़े होकर के उसको जो भी सहयोग बन पड़ेगा सहयोग करने का काम करेंगे। यानी कि आप कुल मिला के अब आश्वस्त कर रहे हैं कि हम एक नई रणनीति के साथ उतरेंगे, भाजपा के साथ नहीं जाने वाले। बिल्कुल हम नई रणनीति के साथ उतरेंगे और देखिए अब आगे क्या क्या होता है। ये थे नकुल दुबे, जो कि एक ब्राह्मण के बड़े चेहरे माने जाते थे बसपा में। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे समाज पे कुटाराघात हुआ है, उसका जवाब हम देंगे और किसी पार्टी का दामन नहीं बल्कि नई रणनीति के साथ नई राजनीति में उतरेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जैतपुर कोतवाली क्षेत्र के पाटमऊ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ व्यक्ति का शव बीजेपी का झंडा लगे सफारी कार में लहूलुहान हालत में मिला। सुबह सुबह गांव के लोग अपने गांव से जब बाहर निकले तो एक कार गांव के पास स्थित नहर पर एक दलदल में फंसी थी। गाड़ी चालक एक युवक लगातार गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था। ये देख ग्रामीण गाड़ी के पास जाने लगे। ग्रामीणों को पास आता देख गाड़ी चालक छोड़कर यहाँ पर जो है वो भाग निकला। ग्रामीणों ने आकर गाड़ी में देखा तो एक अधेड़ व्यक्ति का शव था। शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि व्यक्ति की किसी ने निर्मम हत्या की है। ग्रामीणों ने गाड़ी में शव होने की सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। देर पहले सूचना मिली कि थाना जैतपुर क्षेत्र में एक सफारी गाड़ी जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण फील्ड यूनिट के साथ डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन करने के लिए बहुत गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं, लोकल्स हैं, उनसे भी इस बारे में जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को किसी ने धारदार हथियार से मारा है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। प्रयागराज के छात्र सरकार से स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं। छात्र छात्रा आज 17 अप्रैल को बड़ी संख्या में ऑनलाइन धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। वो योगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब छात्रों का जो भविष्य है अंधकार में होने से बचा लिया जाए। ट्विटर पर #योगी जी स्कॉलरशिप डू से जुड़कर अपनी आवाज जो छात्र हैं वो बुलंद करने वाले हैं। देखिए, उसका जो प्रमुख एक कारण है जिसमें उनके स्टेटस में भी आ रहा होगा कि फंड न होने के कारण, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, तो सरकार की जो धनराशि रहती है स्टेट गवर्नमेंट की, उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रायोरिटी के आधार पर देते हैं, जिसमें काफ़ी बच्चे छूट जाते हैं धन के अभाव के कारण। और दूसरा कारण है जो तकनीकी इश्यूज हैं जिसमें बच्चा अपात्र है, कोर्स छोड़ के कर रहा है, इस तरह के बच्चों को भी वेरीफाई नहीं जाता जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। और कुछ रिजल्ट अपलोड न होने के कारण, सस्पेक्ट के कारण जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ी संख्या जो है वो छूट जाती है। मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और मैं पीजी सेकेंड ईयर का छात्र हूं और मुझे किताबें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मैं अपने जेब खर्च को काट करके जो घर का पैसा आता है उसको काट करके मैंने एक किताबें बहुत ही वो भी उतनी भी किताबें नहीं हो पाई है। पूछताछ पता करने गए तो कह रहे यहाँ से मेरा डिस्ट्रिक्ट से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सारा वेरीफाई हो चुका है। जो वहाँ जो लखनऊ से है, जो सचिवालय से वहाँ से वहीं से फंड नहीं आ पा रहा है, मतलब जो पैसा है वो नहीं आ पा रहा है। इसलिए वहाँ जितनी भी जिसकी अधिकारी की गड़बड़ी हो चाहे सरकारी गड़बड़ी हो, उस अपनी गड़बड़ी मतलब जो समस्या है उसको दूर करके हम लोगों को स्कॉलरशिप जल्द मुहैया कराएं हम लोगों को। और बहुत से हम लोग को बुक्स वगैरह लेने के लिए डिपेंड होना पड़ता है स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप आता है तो उससे आगे का एडमिशन भी होता है, बट अभी तक नहीं आया तो प्रॉब्लम हो रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विकास खंड अतरौलिया के ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अतरौलिया में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह और विशिष्ट अतिथि जो हैं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्रमणि तिवारी, संचालन सुरेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गढ़ में सिपाही से इंसाफ लूटने वाले बदमाशों पर पुलिस ने गैंगस्टर यहां पर जो है तो आरोपियों पर यहां पर कार्रवाई की गई है और संपत्ति उनकी फिलहाल खंगाली जा रही है। बदमाशों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। अपराध के जरिए यहां पर संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई यहां पर की जाएगी जो इकट्ठा की गई थी। आपको बता दें कि दोनों शातिर लुटेरे इस वक्त जिला कारागार में बंद हैं। दरअसल जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के भूतपुरी चौराहे पर 29 दिसंबर को पुलिस कर्मियों से मारपीट कर दो शातिर बदमाश हैदर और रहमान इंसास राइफल असला समेत लूटकर फरार हो गए थे, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिसंबर 2021 को अफजलगढ़ के भूतपुरी तिराहे के पास में रात्रि में गश्त के दौरान एक होमगार्ड एक सिपाही से चुटहिल करके दो बदमाशों द्वारा इंसास राइफल छीन लिया गया था। पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर राइफल बरामद किया गया था एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। आज दोनों अभियुक्तों रहमान एवं हैदर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट में रिमांड बनवाया जा रहा है एवं इसके पश्चात 14(1) के तहत इनके द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला जेल में बंद खुशी दुबे ने महिला बंदियों के साथ जुम्बा डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खुशी दुबे बिकरू कांड के आरोपी रहे अमर दुबे की पत्नी है, जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। बिकरू कांड में आरोपियों की मदद के आरोप में ही खुशी दुबे जेल में है। कानपुर देहात जिला जेल में बंद महिला बंदियों का तनाव दूर करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए जेल के अंदर योगा टीचर किरण गुप्ता ने 3 दिवसीय योगा शिविर का आयोजन किया था। 3 दिनों से लगातार चल रहे इस शिविर में महिला बंदियों के साथ बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे ने जुम्बा डांस किया। खुशी दुबे अमर दुबे की पत्नी है। अमर दुबे वही है जिसने बिकरू कांड में विकास दुबे के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या कर दी थी। इधर गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी का मेडिकल चेकअप कराने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी मुर्तजा अब्बासी को पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि मुर्तजा के हाथ का ऑपरेशन कल हो सकता है। आपको बता दें कि घटना वाले दिन मुर्तजा का हाथ टूट गया था। मुर्तजा का जो हाथ फ्रैक्चर हुआ है उसका ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन के पूरे जो शारीरिक परीक्षण होता है उसको किया गया है। फिलहाल सब कुछ सामान्य मिला है और ब्लड का रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट यदि संतोषजनक रहेगा तो उनका ऑपरेशन करेंगे। अभी तक जो स्थिति क्या पाई गई है? सामान्य है। ऑपरेशन कब तक होने की उम्मीद है? कल ऑपरेशन। आगरा परिवहन निगम ने पर्यटकों को राहत पहुंचाने के लिए सिकंदरा से रुनकता होते हुए फतेहपुर सीकरी के लिए बस सेवा का शुभारंभ किया है। क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल के प्रयासों से फतेहपुर सीकरी विधानसभा में 3 रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो सका है। आपको बता दें कि बस ISBT से प्रारंभ होकर सिकंदरा रुनकता होते हुए फतेहपुर सीकरी पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर ईदगाह से किरावली और दाऊदपुरा के लिए 2 बसें संचालित की जा रही हैं। प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के ढोकरी गांव में दादी और पोते का शव एक कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक अरविंद कुमार का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जबकि दादी ललिता देवी मृत कमरे पर मिली। कमरे में 9 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। अरविंद के गले में फांसी लगाने के निशान मिले हैं। वहीं सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें अरविंद ने ससुराली जनों से परेशान होने की बात लिखी है। कुल 9 पन्नों के सुसाइड नोट में 7 लोगों के नामों का उल्लेख है। ऐसी आशंका है कि दादी को जहर खिलाकर मारने के बाद अरविंद ने भी आत्महत्या की है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो चिकित्सा विभाग ने भी
सीएम योगी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, अपने विभाग का प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है। तो सीएम योगी ने स्वास्थ्य सेक्टर के लिए निर्देश यहाँ पर दिए हैं। महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सीएम आरोग्य मेले की निगरानी जनप्रतिनिधि करें, ये मुख्यमंत्री का कहना है। डॉक्टर्स नर्स के आवश्यकता अनुसार पद सृजित करें, ये भी सीएम ने कहा है। इसके अलावा 5 वर्ष में 10,000 नए पीएचसी की स्थापना होगी, ये भी मुख्यमंत्री ने आदेशित किया है। राज्य कर्मियों पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा मिलेगी, ये भी सीएम का कहना है। तो महत्वपूर्ण आदेश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। 100 दिन में 800 नई एम्बुलेंस बढ़ाई जाए, ये महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। आगरा, बरेली, वाराणसी में ओरिएंटेशन सेंटर जो है वो खोले जाएंगे, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। हर जिले में ड्रग हाउस की स्थापना भी होगी। तो महत्वपूर्ण चीजें जो है वो चिकित्सा विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान निकलकर सामने आई है। 6 महीने में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति होगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो सीएम योगी के सामने चिकित्सा विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जिस पर सीएम ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। चलो बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो नेता प्रतिपक्ष का पदभार संभालने के बाद यशपाल आर्य ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से विधानसभा भवन स्थित उनके कार्यालय में कक्ष में यहां पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी। शिष्टाचार भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच सदन संचालन से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से आगामी सत्रों के दौरान शांतिपूर्वक एवं सुचारू रूप से सदन संचालन के लिए सहयोग की उपेक्षा की। यशपाल आर्य ने विधानसभा अध्यक्ष को आश्वस्त करते हुए कहा कि सदन के सफल संचालन और रचनात्मक कार्य के लिए वो सदा सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में शोभा यात्रा में पथराव की घटना के बाद से ही पुलिस यहां पर सतर्क है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन ने कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में न केवल फ्लैग मार्च निकाला बल्कि पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरे से नजर भी बनाए हुए है। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले एक शोभा यात्रा में विवाद को लेकर थोड़ा सांप्रदायिक माहौल थोड़ा खराब हो गया था और ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व इसका लाभ लेकर माहौल को और खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आम जनता या आम जनमानस में शासन, प्रशासन और पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए और ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के लिए ये फ्लैग मार्च जगह जगह निकाला जा रहा है और पुलिस की हर जगह गश्त और मूवमेंट मौजूद है। हाँ, मुझको कई लोग मिले हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, उनकी बातों को भी उनकी भी हम जाँच कराएंगे और जो सही चीज़ होगी वही निकल के सामने आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा उपचुनाव कहां से लड़ेंगे ये अगले 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। सीएम धामी ने उन सभी विधायकों और शुभचिंतकों का आभार जताया है जो सीएम के लिए अपनी विधानसभा सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। चंपावत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात पर सीएम धामी ने कहा कि सभी की भावनाओं से हाईकमान को अवगत करवा दिया गया है और इस पर अंतिम निर्णय हाईकमान ही लेगा। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने को लेकर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने ऐसी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया था जहां पर अवैध निर्माण है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और अवैध कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।